हेलो दोस्तों, भाविक क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम भाविक क्लासेज में राजस्थान इतिहास का अध्ययन कर रहे थे। राजस्थान इतिहास के अध्ययन में हमने पिछली क्लास में इतिहास की जानकारी के स्रोतों के अंतर्गत पुरातात्विक स्रोतों को पढ़ना शुरू किया था। पुरातात्विक स्रोतों के बारे में अपने जानना था। उसके बाद में हमने अभिलेख स्टार्ट किए थे। अभिलेखों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी कि जिन अभिलेखों का जो अध्ययन होता है वो एपिग्राफी होता है। और जो अभिलेख हैं वो पुरातात्विक स्रोतों में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनका तथ्ययुक्त होना सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा हमने बात की कि जैसे अभिलेख जो सर्वप्रथम अभिलेख लिखे गए थे भारत में, वो सम्राट अशोक के द्वारा लिखे गए थे। उसके अलावा इनकी लिपि के बारे में बात किया गया, इनकी भाषा के बारे में बात की, इनकी शैली के बारे में। संस्कृत भाषा का जैसे जूनागढ़ का अभिलेख था उसके बारे में हमने बात की। उसके अलावा आपने जैसे इनकी शैली के बारे में बात की। राजस्थान में इनकी भाषा, जैसे राजस्थानी एवं संस्कृत भाषा जो राजस्थान में मुख्य भाषा रही है, उनके बारे में अपन ने बात की। आज अपन अभिलेखों को एक एक करके अलग अलग से अपन पढ़ेंगे। जो जो अभिलेख अपने सामने आएंगे उनको अपन पढ़ते जाएंगे। अब आज अपना जो पहला अभिलेख है वो है सम्राट अशोक के लेख या अभिलेख। देखिए, आज अपना जो पहला अभिलेख जो अपन पढ़ रहे हैं वो है सम्राट अशोक के लेख या बेराट अभिलेख। सम्राट अशोक के जो राजस्थान में अभिलेख मिले हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे आज। तो देखिए, बेराट, पहले मैं बता देता हूँ बेराट नगर कहाँ है। तो बेराट नगर जयपुर जिले के अंतर्गत है। जयपुर शहर से लगभग 60 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके अलावा मैं बता देता हूँ, यहाँ पे जैसे अपन बात करेंगे सभ्यताओं में, तो बेराट सभ्यता है, वो बेराट सभ्यता यहीं पे विकसित हुई थी। बेराट नगर का प्राचीन काल से ही अपना इससे संबंध रहा है। जैसे कि महाभारत काल में बात करें, महाभारत काल से भी इसका बेराट नगर से संबंध रहा है। तो जब अपन बात करते हैं अशोक के लेखों की, बेराट नगर में जो प्राप्त हुए हैं उनकी, तो बेराट नगर से देखिए अशोक के जो लेख प्राप्त हुए हैं वो है 2। यहां से 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है बाबरू का शिलालेख, और दूसरा है अपना बेराट अभिलेख। ये 2 अभिलेख बेराट नगर से हमको अशोक के लेखों में प्राप्त हुए हैं, बाबरू का शिलालेख और बेराट अभिलेख। अपन अब बात करें बाबरू का जो शिलालेख है, वो विराट नगर में एक पहाड़ी है जिसको हम बोलते हैं बीजक की पहाड़ी। विराट नगर में एक पहाड़ी है जिसको हम बोलते हैं बीजक की पहाड़ी। देखिए, बीजक की पहाड़ियों में 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट कब प्राप्त हुआ है? 1837 ईस्वी में किसको प्राप्त हुआ था? कैप्टन बर्ट। देखिए, जो बाबरू का शिलालेख है वो बीजक की पहाड़ियों में
1837 में कैप्टन बर्ट को मिला था। तो जो ये बाबरू का जो शिलालेख है, उस शिलालेख से हमको काफ़ी चीज़ों की जानकारी भी प्राप्त होती है। अभी मैं बात करूं बाबरू के शिलालेख की, बाबरू का जो शिलालेख है वो 1840 ईस्वी में कलकत्ता भेज दिया गया था, जो अभी कलकत्ता संग्रहालय में सुरक्षित है। कलकत्ता संग्रहालय 1840 में, जब इस 1837 में कैप्टन बर्ट को मिला, 1840 में इसको कलकत्ता भेज दिया गया और ये अभी भी कलकत्ता जो संग्रहालय है उसमें सुरक्षित है। उसके बाद में बात करूं, अभी जो इसका अभी काफी इसका जो नाम है जो प्रचलन में आ रहा है वो है कलकत्ता बेराट लेक। इसको इस नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह भी कलकत्ता के संग्रहालय में सुरक्षित है। कब से? 1840 के बाद से। तो इसका जो नया नाम पड़ गया है वो क्या है? कलकत्ता बेराट अभिलेख। अब मैं बात करूं जो इससे हमको बाबरू के जो शिलालेख है उनसे जो जानकारियां प्राप्त होती है। देखिए मैंने पहले भी बताया था कि पुरातात्विक जो स्रोत हैं उनसे अपन को जो मानव जीवन है उनके जो क्रियाकलाप है उनकी पूरी जानकारी प्राप्त होती है। उनके क्या कौन से नियम थे या वो कौन से धर्म को मानते हैं, कौन से उनकी क्या नीतियां थी, वो सभी सारी सब कुछ अपन को उनसे जानकारी मिलती है। उनके पूरे जीवन का अपन को चित्रण हम कर सकते हैं। तो देखिए हम जब बाबरू का जो शिलालेख है उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो बाबरू का जो शिलालेख है, बाबरू के शिलालेख से एक तो जो मगध के शासक हैं, कहाँ के शासक हैं? मगध क्या? मगध के शासक सम्राट अशोक, ठीक है। तो इनके अब बाबरू के शिलालेख से पता चलता है कि मगध का शासक भी उस समय कौन है? सम्राट अशोक है, अशोक मौर्य। अब देखिए जो कुछ लोग इसको मौर्य वंश भी कहते हैं। मौर्य वंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उनकी माता का नाम है मौर्य था, तो उन्हीं के नाम से इनके वंश का नाम पड़ा था मौर्य वंश या मौर्य वंश इनको बोलते हैं अपन। तो इससे एक उनके बौद्ध धर्म होने का एक जानकारी ये भी मिलती है कि जो सम्राट अशोक है वो कौन से धर्म को मानते हैं? बौद्ध धर्म को, बौद्ध धर्म अनुयायी हैं। साथ ही इसमें एक जानकारी ये भी मिलती है कि जैसे बाबरू के शिलालेख में इन्होंने एक संदेश ये भी दिया है कि जैसे कि आप किसी भी जीव की हत्या नहीं कर सकते हो, इसकी जानकारी भी इससे प्राप्त होती है। सम्राट अशोक का ये जो शिलालेख है उसमें ये भी जानकारी है कि आप किसी भी जीव की हत्या नहीं करोगे। तो एक तो इससे जानकारी मिली कि ये मगध के शासक सम्राट अशोक है जो मौर्य वंश के हैं और बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, और दूसरी जानकारी मिलती है कि वो इससे ये संदेश देते हैं कि आप किसी भी जीव की हत्या नहीं करेंगे। तीसरी बात इससे एक चीज़ होती है कि जो सम्राट अशोक हैं उन्होंने जो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं उनका उनमें आस्था प्रकट की है अपनी। तो जैसे कि मैं बताऊं उनके जो 3 जो त्रिरत्न हैं वो हैं बुद्ध,
धम और संग, ये बौद्ध धर्म के तीन, जिनको त्रिरत्न बोलते हैं अपन, तीन रत्न हैं। तो इनमें भी बौद्ध धर्म ये सम्राट अशोक की जो आस्था है वो इससे अपन को प्रकट होती है। तो अब हम बात करें, आप एक बार वापस मैं बता देता हूँ, बाबरू का जो शिलालेख है, बाबरू का शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ? बीजक की पहाड़ियों से। कब प्राप्त हुआ? 1837 में। किसको प्राप्त हुआ? कैप्टन बर्ट को। 1840 ईस्वी में इसको कलकत्ता भेज दिया गया। एक आज भी कलकत्ता संग्रहालय में सुरक्षित है। अभी जो इसके नाम से प्रचलित है वो है कलकत्ता बेराट लेख। जो बाबरू का शिलालेख है उससे जो हमको जानकारी मिलती है वो मिलती है कि मगध के शासक हैं सम्राट अशोक, जो कि मौर्य वंश के शासक हैं या मौर्य वंश के शासक हैं, जो जिनकी धार्मिक अनुयायिता बात करें तो बौद्ध धर्म को वो मानते हैं और उसमें एक संदेश देते हैं कि आप किसी भी जीव की हत्या नहीं करेंगे। उसी के साथ साथ में जो सम्राट अशोक है वो उसमें ये भी आस्था प्रकट करते हैं कि जो जिसमें आस्था प्रकट बुद्ध, धम्म एवं संघ, जो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। तो ये अपना बाबरू का शिलालेख था। अब बात करूं मैं बेराट अभिलेख की, तो बेराट अभिलेख है वो प्राप्त हुआ है अपन को 1877 में। 1877 में ये प्राप्त किसको हुआ है? कार्लाइल को। एक अंग्रेज अधिकारी है कार्लाइल, इनको ये प्राप्त हुआ है 1877 ईस्वी में। ये कहां प्राप्त हुआ था? विराटनगर में, विराटनगर से प्राप्त हुआ है ये 1877 में ये भी विराटनगर से प्राप्त हुआ है। ये भी अशोक का ही एक अभिलेख है। हालांकि इसके अलावा अभी तक इससे अभिलेख के बारे में अपन को ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। बस इसके बारे में इतनी ही जानकारी मिल पाती है कि ये 1877 में कार्लाइल को प्राप्त हुआ था और ये विराटनगर से अपन को मिला था। तो ये अपना अशोक के सम्राट, अशोक के जो राजस्थान में जो लेख मिले हैं उनकी अपन ने बात की। विराटनगर के लेख भी उनको बोलते हैं। ये दो अभिलेख थे, बाबरू का शिलालेख और विराट अभिलेख। तो अब इसके बाद में हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट अभिलेख की। तो देखिए अपना जो अगला अभिलेख है वो है नगरी का अभिलेख। नगरी का अभिलेख अपना नेक्स्ट अभिलेख है। तो देखिए नगरी का जो अभिलेख है वो हमको कहां से प्राप्त होता है, तो उसके बारे में हम जानकारी। तो ये एक की चित्तौड़गढ़ जिले में एक जगह है नगरी, नगरी में चित्तौड़गढ़ जिले से। तो नगरी अभिलेख अपनों को कहां से प्राप्त होता है? नगरी एक जगह है चित्तौड़गढ़ जिले में, वहां से अपन को नगरी अभिलेख प्राप्त होता है। देखिए जो इसकी लिपि है वो लिपि है ब्राह्मी लिपि। इसकी लिपि जो है वो ब्राह्मी लिपि से मिलती जुलती लिपि है। कौन सी लिपि से मिलती जुलती है? ब्राह्मी लिपि से मिलती तो देखिए जो इसकी लिपि है वो किस लिपि से मिलती जुलती लिपि है? ब्राह्मी लिपि से। हालांकि इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है कि ये कौन सी लिपि है, पर हमें एक जो लिपि को हम देखें तो
इसकी जो लिपि मिलती है वो ब्राह्मी लिपि से मिलती है। देखिए इस अभिलेख का जो महत्व है वो इसमें एक वाक्य या कुछ शब्द जो महत्वपूर्ण हैं उन्हीं की वजह से हैं। हालांकि उनका पूरा अभी तक अनुमान ही लगाया जाता है कि उसका अर्थ क्या हो सकता है, बट वो वाक्य है, जैसे कि वाक्य है से ये इसमें एक वाक्य या शब्द हैं कुछ, ये इसके बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं। देखिए इनका जो अनुमान लगाया जाता है वो लगाया जाता है कि ये तो या तो किसी जीवों पे दया करने के लिए कोई नियम बनाया गया है या फिर जीवों की रक्षा के लिए कोई स्थान बनाया गया है, पर अभी तक इसका पर्टिकुलर मीनिंग अपन को पता नहीं चल पाया है, इसको कोई अभी तक समझ नहीं पाया है। और इस पे जो ये अभिलेख है वो देखिए या तो जैन धर्म से संबंधित है या बौद्ध धर्म से। इसका भी अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। ये भी अभी तक संभावना ही है कि इन दोनों से ये संबंधित हो सकता है। तो देखिए जो अपना नगरीय अभिलेख है वो नगरीय अभिलेख अपना इतना ही महत्व का है। तो नगरीय अभिलेख में जब हम देखते हैं ये कहाँ से मिला है, नगरी चित्तौड़गढ़ जिले से। नगरी एक जगह है चित्तौड़गढ़ जिले में, वहां से अपन को ये प्राप्त होता है अभिलेख। इसकी जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि से मिलती जुलती लिपि है और इसका जो महत्व है वो इस वाक्य से, ये इसका सबसे महत्वपूर्ण वाक्य है। स वे भूतानाम दयार्थम और ता कारिता, मतलब अभी तक जो इसका अनुमान लगाया जाता है इसका मीनिंग का वो यही है कि या तो ये जीवों पर दया करने के लिए कोई नियम बनाया गया है या जीवों की रक्षा करने के लिए कोई स्थान बनाया गया है। अभी तक ये भी पता नहीं चल पाया है कि ये जैन धर्म का है या बौद्ध धर्म का है, पर ये जरूर है कि ये या तो जैन धर्म से है या बौद्ध धर्म से है। इन दोनों धर्मों में से किसी एक धर्म का ये अभिलेख है। तो इसके बाद में अपना जो नेक्स्ट अभिलेख है उसके बारे में अपन बात करते हैं। अगला अभिलेख गोसुंडी का शिलालेख। तो अपना अगला अभिलेख या शिलालेख है वो कौन सा है, गोसुंडी का शिलालेख। मैं इसके बारे में बात करूं तो देखिए, जब पहले तो अपनी जानते हैं कि ये कहाँ से मिला है। तो ये एक ही गोसुंडी जगह है, गोसुंडी जगह है कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ जिले में। देखिए नगरी अभिलेख भी अपन को यहीं से प्राप्त हुआ था, पर वो नगरी कैसे प्राप्त हुआ था, ये गोसुंडी अभिलेख है, गोसुंडी शिलालेख है, वो गोसुंडी चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ है। तो गोसुंडी जो चित्तौड़गढ़ से अपन को प्राप्त हुआ है, इसमें देखिए अब जब हम बात करें इस शिलालेख के बारे में, तो देखिए ये जो शिलालेख है इसकी जो खोज की गई है उसके मैं बारे में बता देता हूँ। इसकी खोज की गई है
1887 ईस्वी में कवि राजा श्यामल दास द्वारा। तो देखिए जो गोसुंडी का शिलालेख है वो कहां से प्राप्त हुआ है? गोसुंडी जगह से, जो कि कहां पे है? चित्तौड़गढ़ जिले में। जो इसकी खोज की गई थी वो कब की गई थी? 1887 ईस्वी में कवि राजा श्यामल दास द्वारा। देखिए कवि राजा श्यामल दास जो हैं वो अपने पुरातात्विक स्रोतों में भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और साहित्यिक स्रोतों में भी महत्वपूर्ण है। इनकी एक काव्य है, इनका एक ग्रंथ है, इनकी एक पुस्तक है वीर विनोद। वीर विनोद के ये लेखक भी हैं। तो कवि राजा श्यामल दास अपने साहित्यिक स्रोत में भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इनकी कृति क्या नाम है? वीर विनोद। वीर विनोद के लेखक हैं ये। उसके बाद में मैं बात करूं कि गोसुंडी का जो शिलालेख है इसको जो सर्वप्रथम पढ़ने का जो कार्य किया था वो किया था D.R. भंडारकर ने। इसका जो डॉक्टर D.R. भंडारकर हैं उन्होंने सर्वप्रथम इसका अध्ययन किया था, उन्हीं को इसका सर्वप्रथम अध्ययन करने का श्रेय जाता है। तो उनका क्या नाम है? D.R. भंडारकर। ठीक है, डॉक्टर D.R. भंडारकर। इनको सर्वप्रथम इसका अध्ययन करने का श्रेय दिया जाता है। देखिए अब मैं बात करूं जो गोसुंडी का जो शिलालेख है वो अभी कहां पे है? तो ये अभी उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित है। ये अपन को जब खुदाई में प्राप्त हुआ है ये टुकड़ों में प्राप्त हुआ था, पर जो इसका सबसे बड़ा टुकड़ा है जो जिससे अपन अध्ययन कर सकते हैं वो है अभी उदयपुर संग्रहालय के अंदर सुरक्षित है। अब देखिए मैं बात करूं इस गोसुंडी के जो शिलालेख है उसकी मैं भाषा की बात करूं तो इसकी जो भाषा है वो है संस्कृत। संस्कृत भाषा में है और जो भाषा और जो लिपि है वो है ब्राह्मी लिपि। तो इसकी जो भाषा है वो संस्कृत भाषा है और लिपि है वो है ब्राह्मी लिपि। अब इसके जो काल की मैं बात करूं तो ये काल इसका माना जाता है द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व। तो ये है द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व का जो गोसुंडी शिलालेख है वो है उसका काल है द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व का ये शिलालेख है। अब मैं इस शिलालेख से जो अपन को जानकारी प्राप्त होती है उन जानकारियों के बारे में बात करूं तो देखिए इस जो शिलालेख से जानकारी प्राप्त होती है वो है सबसे ज्यादा वैष्णव संप्रदाय की। वैष्णव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय के बारे में अपन को इस शिलालेख से पता चलता है। ये वैष्णव संप्रदाय का सबसे प्राचीन प्रमाण है। इससे प्रमाणित होता है कि द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व भी वैष्णव संप्रदाय का कुछ अस्तित्व था। इसके अलावा मैं बात करूं कि जो ये अभिलेख है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है तो एक ये मंदिर से प्राप्त हुआ है। गोसुंडी में एक मंदिर है, मंदिर से ये प्राप्त हुआ है। वो मंदिर है वैष्णव धर्म का, वैष्णव संप्रदाय का वो मंदिर है और वो वैष्णव संप्रदाय का सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। तो ये जो अभिलेख है वो अपन को एक मंदिर से प्राप्त हुआ है और वो मंदिर वैष्णव संप्रदाय का सबसे प्राचीन मंदिर है। अब मैं बात करूं जो इस शिलालेख से अपन को एक ये भी जानकारी प्राप्त होती है कि इस समय जो भगवान श्री कृष्ण हैं या बलराम जी हैं उनकी पूजा करना शुरू कर चुके थे। मतलब उनका महत्व इस समय तक काफी बढ़ चुका था। इसके अलावा मैं बात करूं एक वंश है
उसका नाम है गज वंश। गज वंश है। गज वंश के एक शासक हुए थे जिसका नाम है सर्वतात। गज वंश के देखो एक शासक हुए थे जिसका नाम था क्या, सर्वतात। सर्वतात जो शासक हुए उन्होंने एक कार्य किया था जो कि इसी अभिलेख से अपन को जानकारी प्राप्त होती है कि इन्होंने एक तो अश्वमेध यज्ञ किया था। तो इन्होंने क्या क्या किया था, एक तो अश्वमेध यज्ञ किया था, और एक यहां पे एक विष्णु मंदिर है, विष्णु मंदिर की 4 दीवारी देखिए जो इन्होंने जो कार्य किया था सर्वतात ने, उन्होंने किया था एक तो अश्वमेध यज्ञ किया था और एक विष्णु मंदिर था उसकी 4 दीवारी का निर्माण इन्होंने करवाया था। अब तो देखिए इससे अपन को एक जानकारी और प्राप्त होती है कि उस समय तक अश्वमेध यज्ञ का प्रचलन प्रारंभ हो चुका था। तो देखिए जो अपने शिलालेख होते हैं उनसे इसी तरह से अपन को जो मानव के क्रियाकलापों उनकी ऐसी जानकारी प्राप्त होती है। अब जैसे इससे अपन को जानकारी प्राप्त हुई कि अश्वमेध यज्ञ उस समय तक प्रचलन में आ चुका था। अब इन्होंने ये दोनों कार्य किए थे। एक जो अपन को जानकारी प्राप्त हुई कि उस समय तक जो कृष्ण है, भगवान कृष्ण है और बलराम, भगवान बलराम, उनकी भी पूजा करने लग गए थे लोग। तो एक बार मैं वापस से दोबारा से रिपीट कर देता हूँ इस गोसुंडी शिलालेख को। देखो गोसुंडी शिलालेख है वो अपन को कहाँ से प्राप्त होता है, एक मंदिर से प्राप्त हुआ है जो कि गोसुंडी चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ है। और जो मंदिर है वो वैष्णव संप्रदाय का सबसे प्राचीन मंदिर है। ये कब प्राप्त हुआ है, 1887 ईस्वी में कविराजा श्यामल दास को प्राप्त हुआ है, जो कविराजा श्यामल दास वीर विनोद के लेखक भी हैं। उसके मैं बाद बात करूं इसका जो सर्वप्रथम अध्ययन किया गया है, जो इसको सर्वप्रथम पढ़ा है, जिनको पढ़ने का श्रेय मिलता है वो है डी.आर. भंडारकर हैं। और मैं इसकी भाषा की बात करूं, जो शिलालेख है तो उसकी भाषा है संस्कृत भाषा है, ब्राह्मी, इसकी लिपि ब्राह्मी है। और जो इसका काल है वो है 2य शताब्दी ईसा पूर्व का ये शिलालेख है। इस शिलालेख से अपन को वैष्णव संप्रदाय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और ये वैष्णव संप्रदाय का सबसे प्राचीन प्रमाण अपने पास में उपलब्ध है। इससे प्राचीन प्रमाण अभी तक वैष्णव संप्रदाय का अपने पास में नहीं आ पाया है। उसके अलावा मैं बताऊं, ये जिस शिलालेख से, इस शिलालेख से अपन को पता चलता है कि इस समय तक भगवान श्री कृष्ण और बलराम की पूजा प्रारंभ कर दी थी, उनका काफी महत्व समाज में बढ़ चुका था। उसके अलावा मैं बताऊं कि गजवंश के एक शासक हुए थे सर्वतात, जिनका नाम था, गजवंश के शासक है सर्वतात। उन्होंने एक यज्ञ किया था अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ और विष्णु मंदिर की 4 दीवारी का निर्माण है, ये 2 कार्य उन्होंने किया था। तो जो इससे अपन को जानकारी प्राप्त होती है कि उस समय अश्वमेध यज्ञ का भी काफी समाज में प्रचलन आ चुका था। कुछ शासक थे जो अश्वमेध यज्ञ करते थे। अश्वमेध यज्ञ जो होता है वो होता है, अश्वमेध यज्ञ में एक यज्ञ किया जाता है, उसमें एक घोड़े को छोड़ दिया जाता है, तो वो घोड़ा जहां तक विचरण करता है वहां तक उस राजा का शासक या शासनकाल माना जाता है। तो इस तरह का यज्ञ भी इन्होंने किया है सर्वतात ने। इसके बाद में अपन ने अगले अभिलेख की बात करते हैं। अपना अगला जो अभिलेख है वो है मल्लिका शिलालेख।
ये अपना अगला अभिलेख है। तो देखिए बरली का जो अभिलेख है या शिलालेख है वो कहाँ से मिला है, उसकी बात करें तो अपन एक गांव है बरली, ये कहाँ पे है, अजमेर में। ये अजमेर से लगभग 35 किलोमीटर दूर है, 35 किलोमीटर दूर है। तो ये जो अभिलेख मिला है वो बरली गांव में एक मंदिर है जिसको हम बोलते हैं मिलोत माता का मंदिर है। मिलोत माता का मंदिर, ये अपन को बरली गांव के मिलोत माता के मंदिर से मिला है। और बरली गांव कहाँ पे है, अजमेर में, अजमेर से 35 किलोमीटर दूर है। अब जो इसकी खोज की जिन्होंने की है, जिनको इसका खोज का श्रेय दिया जाता है, वो है गौरीशंकर हीराचंद ओझा। तो देखिए जो इसको खोज की है उन्होंने, गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी ने इसकी खोज की है। अब मैं बात करूं कि ये जो बरली शिलालेख है वो अभी वर्तमान में कहाँ है, तो उसकी मैं बात बताऊं तो ये अभी जो है वो है अपने राजपूताना संग्रहालय में। और राजपूताना संग्रहालय कहाँ पे है, अजमेर में। अब देखिए जो राजपूताना संग्रहालय है वो अजमेर में है। ये अजमेर में जो अकबर दुर्ग है, अकबर का जो दुर्ग बनाया था अकबर, सम्राट अकबर ने, उसी में ये संग्रहालय स्थित है। और इस संग्रहालय के जो प्रथम अध्यक्ष हैं वो भी कौन है, हीराचंद ओझा जी, इसके प्रथम अध्यक्ष रहे हैं। राजपूताना संग्रहालय के प्रथम अध्यक्ष भी हीराचंद ओझा जी रहे हैं। तो अब इसके काल की जब मैं बात करूं तो बरली का जो शिलालेख है उसका जो काल है वो है लगभग 443 ईस्वी पूर्व का। देखिए ये जो बरली का शिलालेख है ये राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख माना जाता है। और इसकी जो लिपि है वो कौन सी लिपि है, ब्राह्मी लिपि। तो देखिए जो बरली का शिलालेख है, एक बार दोबारा से वापस देखते हैं। जो बरली का शिलालेख है वो कहाँ से मिला है, बरली में मिलोत माता का मंदिर है वहां से मिला है। और बरली कहाँ है, अजमेर में, अजमेर से 35 किलोमीटर दूर स्थित है। जो इसकी बरली शिलालेख की खोज की है वो है गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी ने। जो अभी ये बरली शिलालेख है वो कहाँ पे है, राजपूताना संग्रहालय में वर्तमान में है, सुरक्षित है। और राजपूताना संग्रहालय जो बनाया गया है वो है अकबर दुर्ग के अंदर, जो कि अजमेर में सम्राट अकबर के द्वारा बनाया गया था। तो जो इस राजपूताना संग्रहालय है, ये राजपूताना संग्रहालय का जो सर्वप्रथम अध्यक्ष थे वो है गौरीशंकर हीराचंद ओझा। जो बरली का शिलालेख है, जो जिसका समय की बात करें तो 443 ईसा पूर्व ईस्वी का ये शिलालेख है। और जो इसकी लिपि है वो है ब्राह्मी लिपि। तो अपना एक ही ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट अपना अभिलेख की बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो अभिलेख अपना है अपना अगला अभिलेख है मान मोरी
का शिलालेख। अपना अगला जो लेख है मानमोरी का शिलालेख। देखिए मानमोरी का जो शिलालेख है वो अपनों को कहाँ से प्राप्त होता है, उसके बारे में जब हम देखें तो ये एक झील है मानसरोवर। मानसरोवर झील है, कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ में। तो मानसरोवर झील है चित्तौड़गढ़ में। इस मानसरोवर झील की पाल पर कर्नल जेम्स टोड को ये लेख प्राप्त हुआ था। मानमोरी का जो शिलालेख है वो मानसरोवर झील जो चित्तौड़गढ़ में है झील, उसकी पाल पर कर्नल जेम्स टोड को प्राप्त हुआ था। देखिए कर्नल जेम्स टोड ने इसी जो शिलालेख है इसके बारे में कहा था, इसको देख के और इसको पढ़ने के बाद में, कि इस लेख के अंतर्गत एक तो चित्तौड़गढ़, तो चित्तौड़ की प्राचीन स्थिति के बारे में पता चलता है, और एक है मौर्य वंश के बारे में, मौर्य शासकों के बारे में, जो मौर्य के बारे में पता चलता है। कर्नल जेम्स टोड को जब ये मिला तो इन्होंने इसको देखने के बाद में, इसका अध्ययन करने के बाद में कहा कि इसमें चित्तौड़गढ़ की प्राचीन स्थिति और मौर्य वंश का पता चलता है। मौर्य वंश में देखिए हम बात करें तो मौर्य वंश में एक शासक हुए थे जिनका नाम था चित्रांगद मौर्य। क्या नाम था? चित्रांगद मौर्य। ये एक मौर्य शासक हुए थे चित्रांगद मौर्य, जिन्होंने चित्तौड़गढ़ का जो किला है उसका भी निर्माण इन्होंने ही करवाया था। ये भी उसमें उल्लेख मिलता है। कौन से गढ़ का निर्माण करा है? चित्तौड़गढ़ का। ठीक है, तो अब देखिए जो चित्रांगद मौर्य हैं उन्होंने चित्तौड़गढ़ का किला का निर्माण कराया, इसका उल्लेख अपन को इसमें मिलता है। उसके अलावा मैं बात करूँ तो इससे एक जानकारी ये मिलती है, ये अपने ऐतिहासिक की जानकारी में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मंथन हुआ था, अमृत मंथन, जिसमें कहा जाता है कि राक्षस और देवताओं ने समुद्र मंथन किया था अमृत के लिए। वही अमृत मंथन की जो कथा है उसके बारे में भी इसमें जानकारी मिलती है। और दो कौन सी कथा थी? अमृत मंथन की कथा, इसकी जानकारी मिलती है। और इससे जो संबंधित टैक्स था, कर था, उसके बारे में जानकारी मिलती है। इससे संबंधित जो कर था उसके बारे में भी जानकारी मिलती है इससे। अब मैं बात करूं कि मानमोरी का जो शिलालेख है वो वर्तमान में कहाँ है, तो वर्तमान में ये अपने पास में शिलालेख मौजूद नहीं है। इसके लिए कहा जाता है कि जब भी कर्नल जेम्स टोड यहाँ से इंग्लैंड जा रहे थे तो उनके जो जहाज था या नाव था उसका बैलेंस बिगड़ने लग गया था, तो उन्होंने कुछ सामान समुद्र में फेंक दिए थे। उसी में मानमोरी का शिलालेख भी उन्होंने समुद्र में फेंक दिया था। इसीलिए ये वर्तमान में अभी कहीं भी उपलब्ध नहीं है। इसकी समय की बात करें तो समय इसका जो है वो है लगभग 713 ईस्वी का है। जो इसमें अपन को जानकारी मिलती है वो है 713 ईस्वी की जानकारी प्राप्त होती है। तो देखिए एक बार फिर से मैं आपको मानमोरी का जो शिलालेख है उसके बारे में जानकारी पूरा एक बार रिपीट करा देता हूँ। जो मानमोरी का शिलालेख है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? मानसरोवर झील की पाल से प्राप्त हुआ है। मानसरोवर झील कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में।
और किसको प्राप्त हुआ है? कर्नल जेम्स टोड को प्राप्त हुआ था ये। कर्नल जेम्स टोड ने इसके लिए कहा था कि इससे अपन को जो जानकारी प्राप्त होती है वो है चित्तौड़गढ़ की प्राचीन स्थिति के बारे में और मौर्य वंश, जो मौर्य वंश था उसके बारे में अपन को जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा हमको इस शिलालेख से एक जानकारी ये भी मिलती है कि चित्रांगद मौर्य एक शासक थे मौर्य वंश के, उन्होंने चित्तौड़गढ़ का निर्माण करवाया था, उसका भी इसमें उल्लेख मिलता है। इसके अलावा जब हम बात करें कि ऐतिहासिक महत्व से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अमृत मंथन की जो कथा हुई थी उसके बारे में भी इसमें संबंध में जानकारी है और उससे संबंधित कर है। जो अमृत मंथन की कथा है उससे संबंधित एक कर लगाया जाता था, राजा कर लेता था, उस कर के बारे में भी इसमें जानकारी प्राप्त होती है। अब मैं बात करूं वर्तमान में ये उपलब्ध है नहीं, क्योंकि कर्नल जेम्स टोड जब इंग्लैंड जा रहे थे तो इन्होंने उसको समुद्र में फेंक दिया था, इस वजह से ये वर्तमान में अभिलेख उपलब्ध नहीं है। इस शिलालेख की मैं बात करूं, जो इसका टाइम पीरियड है उसकी मैं बात करूं तो इसका टाइम पीरियड है वो है 713 ईस्वी पूर्व का है, 713 ईस्वी का है, सॉरी ये 713 ईस्वी का है। यही एक चित्रांगद मौर्य ही चित्तौड़गढ़ में मौर्यों के अंतिम शासक भी माने जाते हैं। तो धन्यवाद। और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद में वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें अपने, और अपने सभी दोस्तों के साथ में इसको शेयर करें। और भी कोई अन्य जानकारी जैसे वैकेंसी वगैरह की या इनके बारे में जानकारी चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट्स में आप बताइए, आपको रिप्लाई अवश्य दिया जाएगा।